हे गाइस, हाउ आर यू? सो आई रियली होप कि आप लोगों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मैंने देखा कि रिजल्ट्स आ गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने पिछले वीडियो पे पोस्ट भी किया कमेंट्स में कि आपका कैसा स्कोर रहा। इट वाज रियली अमेजिंग द काइंड ऑफ परसेंटेजेस दैट यू गाइस हैव गॉट। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ स्टूडेंट्स से वो नंबर उनके अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग नोवेयर एम आई सेइंग कि नंबर्स ख़राब है। नंबर्स अच्छे हैं यार, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बट कुछ अपसेट थे कि एग्ज़ाम होता तो हमारे परसेंटेजेस और अच्छे आ सकते थे। कोई बात नहीं यार, वट एवर यू हैव रिसीव्ड, यू एब्सोल्युटली हैव, यू डिज़र्व इट बिकॉज यू वर्कड हार्ड फॉर इट, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ऐसा नहीं है नंबर किसी ने खैरात में नहीं बांटे हैं, वो आपकी मेहनत के नंबर हैं, आपको अपनी मेहनत से मिले हैं। हाँ, अच्छे और हो सकते थे, बट जो आए हैं यू डिज़र्व इट। यू गाइज रियली यू वर्कड फॉर इट, सो यू गॉट टू बी प्राउड ऑफ इट। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी ने आपको फ्री में दे दिए, वो आपकी खुद की मेहनत है। सो यू रियली ऑट टू बी प्राउड ऑफ वॉट यू हैव अचीव्ड, राइट? अब बस यही है कि now you need to find the right program for yourself, right seat for yourself, right college for yourself, और वहाँ पे जाके सिर्फ इकलौती सीट जो आपको अपने लिए चाहिए, अपने आप को जाके वहाँ पे फिट करना है, वो एंट्रेंस क्लियर करना है, वो उस कोर्स में अप्लाई करना है, उस कोर्स में अपने लिए एक सीट बनानी है एंड एडमिशन लेना है। एंड दैट इज़ ऑल दैट यू नीड राइट नाउ। सो लेट्स मूव द फोकस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू क्लियरिंग द एंट्रेंस। और टाइम भी नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो पिछला जो हफ्ता बीता उसमें क्या क्या हुआ, व्हाट वर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड, एंड लेट अस बिगिन विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड अगेन अ सुपर्ब टॉपिक फॉर इंडिया, अ सुपर्ब टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर स्टैंड पॉइंट। और वो है कि ओलंपिक में हमें सेकेंड मेडल मिल गया। वीक ख़त्म होते होते, पिछला हफ्ता ख़त्म होते होते सेकंड मेडल आ गया ओलंपिक का। पीवी सिंधु, हु इज़ अ रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर, शी वन द ब्रोंज मेडल। लिटिल अपसेटिंग, हमें लग रहा था कि हाँ गोल्ड सिल्वर भी हो सकता है, बट नो वरीज एट ऑल, शी स्टिल मेड इट टू द मेडल टैली। इंडिया का सेकंड मेडल आ गया, शी गॉट द ब्रोंज मेडल एंड शी डिफीटेड one of the strongest countries in badminton, that is China, to win the bronze medal at Olympics. So this is the first and foremost news that I wanted to start off with. दूसरा इसमें ये भी हुआ कि it was not just the bronze medal which PV Sindhu won, but she also created a new record as being the only woman फ्रॉम इंडिया हुज वन 2 ओलंपिक मेडल्स। इससे पहले कभी भी किसी वुमेन ओलंपियन को इंडिया से 2 बारी मेडल नहीं मिला, इट वॉज ओनली वंस। सो शी सेट अ रिकॉर्ड बाय विनिंग 2 ओलंपिक मेडल्स बैक टू बैक। पिछली बारी रियो में सिल्वर मेडल और अब की बारी जापान टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल। सो दिस इज़ अमेजिंग। अभी न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ और भी मेडल्स के लिए इंडिया लाइंड अप है। लेट्स सी, ऑल होप इट ऑल टर्न्स आउट वेल। एंड इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था कुछ साल पहले कि ओलंपिक में मेडल्स आने चालू हो जाएंगे इंडिया के, होप दैट बिकम्स अ क्विक रियलिटी। कूल। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई लास्ट वीक में। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर द डेट। हम ऑन एंड ऑफ इन आर वीडियोज़ वी कीप डिस्कसिंग डेट्स, राइट? कि ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस दिन को ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, इस दिन को ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, इस दिन ऑन दिस डे दिस इज सेलिब्रेटेड। सो ऑन 26th of July, कारगिल विजय दिवस, 26th of July इन इंडिया इज़ रिमेंबर्ड एज कारगिल विजय दिवस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है ये हम इंडियंस के लिए, बिकॉज कारगिल वॉर वॉज कंसिडर्ड अ फुल फ्लेजेड वॉर। पहले शुरू में इसको इनकर्जन का नाम दे दिया था, इट वॉज कॉल्ड अ टेररिस्ट इनकर्जन। देन ग्रेजुअली आफ्टर जब वो टेररिस्ट इनकर्जन ख़त्म ही नहीं हो रहा था एंड एवेंचुअली इंडिया के सारे आर्म्ड फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हो गए, फिर ये रियलाइज़ किया गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, एक टेररिस्ट इनकर्जन नहीं था, बट ये तो एकदम अपने आप में एक बहुत मैसिव वॉर बन गया है। और 60 डेज़ तक ये वॉर लड़ी गई। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स वर हेविली इन्वॉल्व। और इसके साथ इंडिया ने पता नहीं क्या क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आज भी इसके ऊपर इतनी मूवीज़ बनती हैं, इसके ऊपर इतने सारे हमारे देर आर लॉट ऑफ नोट्स, राइटअप्स, एडिटोरियल्स विच हैव बीन रिटन ऑन दिस। काफ़ी सारी इनोवेशन जो हमारे वॉरफेयर में हुई, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, ऑल हैव बीन कर्टेसी, ऑल लॉट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, R&D, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ दिस कारगिल वॉर। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारे GPS डिवाइसेज होते हैं, सो दीज GPS डिवाइसेज ऑन बीट ऑन आर फोन, आर वॉचेज, वेर एवर वी यूज GPS, आर कार नेविगेशन, we were very heavily dependent on US for that technology.
और यूएस ने जब कारगिल वॉर हुआ, इंडिया ने बोला कि सी वी हैव बीन आर नेशनल सिक्योरिटी हैज़ बीन थ्रेटेंड, सो हमें जियो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वी नीड दी जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फॉर वेयर दीज टेररिस्ट्स आर होल्ड अप सो दैट वी कैन अटैक देम. US did not support India. They refused to give the satellite photographs for these locations and these geo coordinates. That led to India spending and investing heavily in the R&D of satellite photography, जो आज हम इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं. लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन वेदर टोपोग्राफिकल मैपिंग, वेदर मॉनिटरिंग, बिकॉज प्लेन्स को, हमारे फाइटर जेट्स को उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, हमारे सोल्जर्स को लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी. वी वर एट अ लोअर ग्राउंड, एनिमी वॉज एट अ हायर ग्राउंड. देन थिंग्स लाइक GPS. सो इंडिया नाउ टुडे हैज़ इट्स ओन GPS कॉल्ड नाविक, जो कि नहीं था. सो इंडिया को, क्योंकि इंडिया के पास GPS नहीं था, इसलिए इंडियन फाइटर जेट्स हैड टू फ्लाई ओवर कारगिल, फ्लाई ओवर एनिमी टेरिटरी टू फोटोग्राफ देम सो दैट इंडियन एयरफोर्स कैन अटैक एट द राइट प्लेसेस, इंडियन आर्मी कैन अटैक एट द राइट प्लेसेस. इट वॉज अ मैसिव वॉर. मैं स्कूल में था, रोज़ सुबह हम न्यूज़ चला के देखते थे कि वो कितना बुरा सिचुएशन है, आर वी सेफ ऑन नो, हाउ इज इंडिया विनिंग ऑन नो, इम्पॉर्टेंट, राइट? यू कैन रियली अंडरस्टैंड, और आई थिंक नो वन शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट अ वॉर इज़. But yeah, that is what it was. So 99, India fought the Kargil war, 60-day war, and 26th of July is celebrated as Kargil Vijay Divas. But please पढ़ना इसके बारे में. This is a historic moment for India and has a huge importance in Indian history, our modern history. Okay. एक और न्यूज़, एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि न्यूज़ चैनल में आता क्या है यार. मतलब जब भी न्यूज़ चलाता हूँ, पॉलिटिक्स और कुछ फालतू बवाल के अलावा कुछ सुनता नहीं है मेरे को न्यूज़ में. सो आई ऑलवेज रिकमेंड डू रीड द न्यूज़पेपर. आई हैव टोल्ड यू कपल ऑफ नाइस एप्स टू फॉलो एंड गो देयर एंड लुक फॉर न्यूज़. सो समथिंग न्यू दैट हैज़ हैपेंड इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. उसमें दो पार्ट हैं, दो मेजर पार्ट है, US पार्ट एंड देयर इज़ द रशियन पार्ट. तो उसमें जो रशियन पार्ट है, रशिया ने अपना जो लैब था पुराना, उस लैब को वहाँ से रिमूव किया, डिटैच किया, एंड दे वांटेड टू पुट अ न्यू लैब ओवर देयर. द नेम ऑफ दिस न्यू लैब इज़ कॉल्ड नौका, जो कि रशिया में, इन रशियन नौका इज़ फॉर साइंस. सो नॉट बोट बट साइंस इन रशियन. सो नौका, द रशियन मॉड्यूल वेंट टू स्पेस. एक तो 20 साल पुराना प्रोजेक्ट था, वो ऑलरेडी उसका लॉन्च काफ़ी ज़्यादा डिलेड था, 7 to 10 years डिलेड था इसका लॉन्च. 20 साल पुराना प्रोजेक्ट था, वो अब जाके लॉन्च हुआ. इंटरेस्टिंग थिंग. सो फर्स्ट लेट्स टच ऑन द टॉपिक्स. व्हाट इज़ नौका? सो नौका is a new module. So it carried a robotic arm, it carried a new lab for the Russian side of the International Space Station, and it's a multi-purpose module. It can be used for multiple things. It can be used for staying, for research, as a robotic arm control unit, and also this brings in new level of coordination between Russian space program and European space program, because जो उस पे arm लगा हुआ है, the robotic arm, that has been manufactured and installed by the European Space Agency. Okay, and this was launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. So ये कुछ questions हैं कि रशिया अपने सैटेलाइट प्रोग्राम कहाँ से चलाता है, रॉकेट्स कहाँ से लॉन्च करता है. सो देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड बाइकानूर इन कजाकिस्तान, जहाँ से रशियन सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं. समथिंग लाइक केप कैनावरल इन US, राइट? सो दीज आर द लॉन्च पैड्स. श्रीहरिकोटा और व्हीलर आइलैंड इन इंडिया. व्हीलर आइलैंड इज़ फॉर मिसाइल, श्रीहरिकोटा इज़ फॉर रॉकेट लॉन्चेस in India. So these are the typical launch pads for rockets or satellites in a country. So these questions are there. And then Nauka is a multi-purpose research module if a question comes. Now what happened was, interestingly, some trivia. मैं आज के न्यूज़ में पढ़ रहा था कि इसमें हुआ क्या. दिस वेंट डॉक्ड itself to the International Space Station and somewhere it malfunctioned. और जो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि स्पेस में स्पेस एक्सीडेंट्स की कंपोनेंट्स डॉक हुए, सैटेलाइट डॉक हुआ, रॉकेट डॉक हुआ, एंड इट थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे भी यही हुआ. इट डॉक्ड इनटू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फॉर सम रीज़न द सॉफ्टवेयर फेल्ट दैट डॉकिंग कंप्लीट नहीं हुई, और उसने इंजन्स को स्टार्ट कर दिया रॉकेट के, एंड इट स्टार्टेड स्पिनिंग द स्पेस स्टेशन. The Russian cosmonauts on ISS had to really struggle to ensure कि किसी तरह से इसका फ्यूल ख़त्म हो जाए, so that it stops spinning and working any further, so that the rockets don't get any more fuel to propel.
and I was reading some 500-degree rotation happened to the international space station, that वो पूरा एक चक्कर 360 डिग्री से ज़्यादा राउंड मार गया, मतलब पूरा उल्टा हो चुका था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. So that's where they really fought against the logic, defied the basics of physics, and they fought against a powerful rocket engine to stabilize the space station. Thankfully, nobody was hurt. Thankfully, no massive damage has been reported from the International Space Station. So, all's well that ends well, right? Chale. Next, another good news for India. So, Hero Motocorp, we all know what Hero is. पहले उसका नाम Hero Honda होता था, फिर अब वो Hero Motocorp हो गया after splitting up with Honda. And Hero has set up full-fledged operations in Mexico. तो पहले हीरो मोटोकॉर्प ने, अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस देखी होंगी तो यू वुड रिकॉल दैट आई हैड मेंशन्ड हीरो मोटोकॉर्प सेटिंग अप बिजनेस इन लंडन बिकॉज दे नाउ वांट टू गो एब्सोल्युटली इंटरनेशनल. एंड वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़ आई इवन स्पोक अबाउट हाउ हीरो मोटर्स विद Bajaj, then Hero, they are all planning to foray into electric vehicles with a different name altogether, with so much focus on electric. And part of this global expansion plan, Hero has now set up business in Mexico, full-fledged. So they'll sell motorcycles, scooters, and other Hero products over there. And the strategy they have taken, the global strategy they have taken is called R4, which I have put in bold in the video if you see. It's revitalize, recalibrate, revive, and revolutionize. So, in case you get a question, what is the R4 strategy of Hero Motocorp? So, that is what it is. And they have gone into Mexico. Cool. Let me give you a bit of homework. Please find out what is the capital city of Mexico. Okay? बहुत ज़्यादा आसान है इसका आंसर. What is the capital of Mexico? And लगे हाथ also do find out what is the currency of Mexico. Cool? चलो. And now this is surprising. This is a little surprising and this is a little upsetting also. So data. My primary job role is data analytics, a lot of data analytics. I do data visualization and analytics. So I sort of love data, and that is what a lot of you would eventually end up doing once you enter the job world and in your college also. So now part of this data that has been revealed by the government is that and school data is very easy to analyze because school का data अब structure हो गया. आप खुद जानते हो आपका कितना सारा data CBSE, ISE और आपके कॉलेजेस ये सब कलेक्ट करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं और 12 साल तक आप मॉनिटर कर सकते हो उसे कॉन्स्टेंटली. सो ह्यूज डेटा बेस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया एंड रिलायबल डेटा बेस, राइट. उसमें कुछ गलत नहीं होता. द मार्जिन ऑफ एरर इज़ वेरी लेस. स्टूडेंट्स अपने आप से सही डेटा प्रोवाइड करते हैं. स्टूडेंट के परफॉर्मेंस डेटा उसमें होता है. सो पहली बारी इसमें कास्ट को इंक्लूड किया गया इन द स्कूल डेटा, राइट. और स्टूडेंट्स डेटाबेस कास्ट नहीं होता था. रिलीजन यूज्ड टू बी देयर बट कास्ट वाज इंक्लूडेड. And the findings were literally shocking, which said that 45% of all students belong to the OBC category, 19% to Dalit category. See, I'm not saying that caste, following the caste process is right or wrong, or should there be any privileges for a caste and not for the other caste. I am absolutely unbiased to that topic. But what is happening is, after almost 75 years of freedom, we still have the concept of backward classes. That is a problem, right? So is it like people are really, so what are the findings of this study? That is it like people are really going backward? 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश का पिछड़ा होता जा रहा है कि लोग और पिछड़े होते चले जा रहे हैं, या फिर the country hasn't done enough to uplift people out of backward classes? That is one. That was the finding. Second is, there are certain states where if you see the top of the list, at the very top, which has the highest concentration of other backward classes, states like Tamil Nadu, Chhattisgarh. Now the question is, who is really backward over there? The 4% of people who do not apply under any caste scheme, or 71% of kids who are part of other backward classes? अगर 71% अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इसका मतलब तो एक्चुअल रिजर्वेशन 4% को मिलनी चाहिए, राइट, बिकॉज 71% इज मेजॉरिटी. सो इट हैज़ ऑल्सो ओपनड अप अ न्यू क्वेश्चन अराउंड
what is really the caste system of India and who should really get the caste benefit, right? Who has become minority in India now and who is the majority. So these are quite a few important questions that now need to be answered as part of this program. And all this data is collected under something called UDISE, which is United District Information System for Education. So this is the body which collects all this school information, maintains this information, and which has actually helped enable this study and research. ओके चलिए, एक और पोर्टल लॉन्च हुआ इंडिया में, एंड दिस इज़ अनदर गुड पोर्टल. इफ़ यू रियलाइज दिस इज़ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन हेल्थ केयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन, एंड दिस इज़ कॉल्ड बायोटेक प्राइड. So what is Biotech Pride? First important thing is, what does Pride stand for? So the full form of Pride is promotion of research and innovation through data exchange. So that is the full form of Pride. So you should know the full form first, important. Now what is happening as part of Biotech Pride is कि काफ़ी सारी रिसर्च एजेंसीज इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, राइट? मेडिकल रिसर्च कंपनीज़ हैं, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं. वो उनके पास डेटा एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म नहीं था, एंड काफ़ी टाइम ये डेटा सिक्योर होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखने का मैकेनिज़्म नहीं था. सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवेंचुअली क्रिएटेड एंड अनाउंस्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं, डेटा स्टोर कर सकती हैं, एंड इट विल बिकम सॉर्ट ऑफ अ पेड पब्लिक प्लेटफॉर्म विद एक्सेस ओनली टू पीपल जिनको ज़रूरत है. उसकी मिसयूज़ करने के लिए नहीं होगा ऑब्वियसली. ये आप उससे कंटेंट खरीद सकते हो, काफ़ी सारा डेटा अपने रिसर्च के लिए, किसी ने रिसर्च की है, दो स्टडीज़ वुड बी अवेलेबल. डेटा एक्सचेंज विल बिकम ईजी. आपको किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे डेटा एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट अ सिक्योर प्लेटफॉर्म टू शेयर कॉन्फिडेंशियल रिसर्च इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ बायोटेक प्राइड. और इसके साथ गवर्नमेंट ने एक और वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, which is called India Biological Data Center, where a lot of this information would be available. In fact, I would really recommend that go and look at a website called data.gov.in. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत सारा डेटा डालती है, बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स, एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन डालती है. It will really be exciting for all those of you who really want to make your career in things like data sciences और एनालिटिक्स. इट बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जी के आपको प्रिपरेशन के लिए भी मिल जाएगी. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा खोल के रट्टे मार लो, अति डेटा है उसमें, नहीं, रट्टे नहीं मारने को बोल रहा. गो देयर, सी द विजुअलाइजेशन, इट इज़ इंटरेस्टिंग. इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, राइट? चलो, एंड अ चेंज इन गार्ड. सो वाइस एडमिरल S.N. घोरमदे, he has taken charge as the new vice chief of navy. So another important homework which I must give you. Entrances एकदम पास आ रहे हैं अब तो, रिजल्ट सब आ गया तो नो स्ट्रेस. important होमवर्क फॉर यू. हमारे जो हेड ऑफ डिफेंस सर्विसेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड CDS, कंबाइंड डिफेंस, चीफ ऑफ कंबाइंड डिफेंस, इन चारों के नाम आपको रिसर्च करने हैं. ओके, research these 4 names. One homework I have given you to find out the capital and currency of Mexico. Second is to figure out the names of the head of defense services for our 3 services, Army, Air Force and Navy, and also who is the head of combined defense services for India. Okay, so this is homework number 2. And so coming back to the news, so Vice Admiral S.N. घोरमदे, he has now been appointed as the new Vice Chief of Navy. ठीक. सो क्वेश्चन आया तो सिंपल है कि न्यू हु इज़ द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी, दैट इज़ एडमिरल S.N. घोरमदे. Cool, and obviously you're free to read through the rest of the thing. He has obviously played a crucial role. He's mostly stayed on ships, so he's stayed on missile ships, on submarine rescue ships, minesweeper ships. So he has a lot of experience of shipping. मोर, एक तो तेल के प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस अति होते ही जा रहे हैं, वो हम सबको पता है. पेट्रोल एट 100 रुपीज़ अ लीटर, डीजल एट ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ अ लीटर एवरी नाउ एंड देन. So with this there is another important situation that arises, that is oil security, right? Oil is a limited commodity. कितना अवेलेबल होगा, कब तक अवेलेबल होगा, नहीं पता होता, right? So
गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स. पहले इंडिया के पास ऑलरेडी अबाउट इंडिया हैड अबाउट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल कैपेसिटी, जो कि इंडिया रिजर्व हमेशा स्टोर करती है अपने पास. ये क्रूड ऑयल होता है, तो इंडिया इसको 4 लोकेशंस पे इंडिया में ऑलरेडी स्टोर कर रही थी. दीज आर अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स जिसमें क्रूड ऑयल को भर के रखा जाता है, और गवर्नमेंट इसको तभी रिलीज़ करती है. बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऑयल बाहर आ नहीं सकता, और गवर्नमेंट इनको तभी रिलीज़ करती है उस टाइम पे जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए. गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कंट्री में ऑयल की शॉर्टेज हो गई है, या फिर देयर इज़ अ ड्रास्टिक नीड एंड प्राइसेस आर शूटिंग अप. टू ब्रिंग डाउन द ऑयल प्राइसेस हमें रिलीज़ करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इसको बनाती रहती है. ऐसा नहीं है कि इसको खाली कर दिया जाता है, रिजर्व बढ़ाते ही चले जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑयल, द ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन दैट इज़ हैपनिंग, जहाँ से हमारा रेगुलर ऑयल सप्लाई आता है, दिस इज़ बैकअप सप्लाई विच द गवर्नमेंट मेंटेन्स. और इसको ये बहुत छोटे टाइम के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि इतना ऑयल है हमारे पास 11 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा तो ये बहुत दिन चलेगा. नो, दिस विल ओनली फुलफिल कंट्रीज ऑयल डिमांड फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, कपल ऑफ वीक्स, जिसके अंदर गवर्नमेंट को फ्रेश ऑयल सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी. राइट, तो ये वो उस दिन की तैयारी है कि विच इज़ अपोक्लिप्टिक, एकदम सब खत्म हो जाए तो हम कैसे इंश्योर करेंगे ऑयल सप्लाई. सो गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू अंडरग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर्स टोटलिंग अप टू ऑफ 6.5 मिलियन मेट्रिक टन, where which will take India's total strategic oil reserve capacity to 11.83 million metric ton. और अगर आप ऊपर मैप पे देखोगे, सो दिस इज़ द डिज़ाइन. सो पहले 2 फेज़ में बना. फेज़ 1 जिसमें अबाउट 5.3 मिलियन मेट्रिक टन, और फेज़ 2 जिसमें कि 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ, if you see anything ranging from Odisha to Karnataka, जिसमें कि all this is happening. All these safe reservoirs are being made for the country, and these are highly guarded facilities. And another good news that has happened is India has taken over the presidency of the UN Security Council. Rotating presidency होती है. So फ्रांस था, फ्रांस ने इंडिया को हैंड ओवर किया the presidency of UN Security Council. India is still not a permanent member of UN Security Council, let me remind you. But then India has taken over this presidency, and while at this presidency, India can take important decisions, India can garner important support for its security situation and security situation across the globe. Because as the president of the UN Security Council, you have a very important role to play. You take care of, or you discuss the security situation all over the world, not just your own country or pockets of your country. So very important one. And this is India's 10th. This is the 10th time India has become the president of UN Security Council. So good achievement for India. India काफ़ी टाइम से लॉबी कर रही है बाकी कंट्रीज़ के साथ for a permanent seat at UN Security Council. India doesn't get the right to vote all the time because India is not part of the 5-member permanent group. But then India has been lobbying extensively कि countries vote करें, push करें for India's permanent seat at UN Security Council. Cool. So quick way to revise important news articles. And one more important thing that has happened is government has approved 780 new air routes under the उड़ान scheme. उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप देखोगे जो मैंने लोगो लगाया है उड़ान का, तो उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बहुत आराम से आ सकता है फुल फॉर्म. सो उड़ान है स्कीम का नाम. 2 उड़ान है. एक उड़ान है विच इज़ दिस एविएशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक और उड़ान है विच इज़ अ ई-कॉमर्स कंपनी. दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों में बहुत अंतर है. ठीक. सो दिस एविएशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर गवर्नमेंट ने प्रमोट करना चालू किया था सिविल एविएशन कुछ साल पहले. पर्पस ये था कि मेजॉरिटी इंडियंस धीरे धीरे एयर ट्रैवल की तरफ मूव होने लगे. सिंपल आंसर है, एयरपोर्ट बनाना आसान है, प्लेन को एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाना आसान है एज़ कम्पेयर टू रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. प्लस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉजिस्टिक्स के लिए छोड़ दो. अगर एज अ सिटीज़न आपको ट्रैवल करना है, एज अ पर्सन आपको ट्रैवल करना है, तो प्लीज़ फ़्लाइट लो और एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ. बहुत फ़ायदे होते हैं. टाइम बचता है, टाइम बचेगा तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. प्लस एक एयरपोर्ट डेवलप करने का खर्चा इज़ मच कंपैरेटिवली मच लेसर कंपेयर्ड टू लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स एंड मेंटेनिंग देम फॉर एवर.
जो रेलवे ट्रैक लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ किए जा सकते हैं. And all the developed countries in the world, if you see, are heavily dependent on aviation. They have an amazing network of airports. तो इंडिया जहाँ पे कि एयरपोर्ट्स बहुत कम थे एक टाइम पे, आफ्टर द उड़ान प्रोग्राम 59 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए, 359 360 नए एयर रूट्स ऑलरेडी बन चुके हैं. और इसके कारण वहाँ पे इंडिया में प्लेन्स जाते हैं जहाँ पे पहले पहुँचना ही मुश्किल हो गया था. क्योंकि पहले अगर I have traveled to some of the remote places in my life until now. दिल्ली से ट्रेन लो, ट्रेन लेके एक नियरेस्ट सिटी तक पहुँचो, उस नियरेस्ट सिटी से एक लोकल ट्रेन पकड़ के एक छोटे रेलवे स्टेशन पे पहुँचो, उस छोटे रेलवे स्टेशन से निकल के फिर आप बस लेके और रिमोट एरिया में जाओगे. उसकी जगह एयरपोर्ट जाओ, फ़्लाइट लो जो कि एकदम नियरेस्ट एयरपोर्ट पे एयर स्ट्रिप पे आपको वहाँ उतारती है, और वहाँ से बस गाड़ी लो और चले जाओ अपने डेस्टिनेशन में. 2 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हो आपको जहाँ भी पहुँचना है, एज़ कम्पेयर टू 2 दिन वाया ट्रेन एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम. और इसका जो एयर फेयर है वो भी कैप्ड है कि इससे ज़्यादा आप टिकट, एयरलाइंस एक लिमिट से ज़्यादा टिकट भी नहीं चार्ज कर सकती फॉर द उड़ान प्रोग्राम. सो येस, दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. 780 न्यू रूट्स. तो और भी एयरलाइंस और भी अलग अलग डेस्टिनेशंस में इंडिया में फ़्लाइट मिलनी चालू हो जाएगी अब. एंड आई एम रियली प्रॉम्प्टिंग यू गाइज शुड यूज़ द सर्विस. इट्स अमेजिंग. एंड नेक्स्ट वन इज़ इंडियन नेवी. इंडिया एज अ कंट्री ये भी ट्राई कर रही है कि जो हमारी नेवल कैपेबिलिटीज़ हों वो स्ट्रॉन्ग, दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी बना रही है, ऐड कर रही है. इंडिया मेंटेन्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स. इट इज़ ओनली वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. प्लस इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहले ही बोल चुके हैं कि पूरा जो सी इंडिया के साथ लगता है, दैट इज़ इंडियाज़ प्राइमरली इंडियाज़ इकोनॉमिक जोन, तो वो इंडिया कंट्रोल करेगी और इंडिया उससे जो भी अर्निंग होगी वो इंडिया की ही होगी. एंड अब इस बोलना एक चीज़ होती है और उसको इन्फ्लुएंस करना और उसको प्रैक्टिस में करके दिखाना अलग बात होती है. तो इंडिया नाउ इज़ गेटिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ शोइंग कि हाँ हम ये करेंगे. सो विद दैट इंडिया ऑलरेडी क्वाड का मेंबर बन गया है. इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ एडन, इन जगहों को, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इनको कंट्रोल करने लगी है इंडियन नेवी. एंड नाउ इंडिया हैज़ गॉन डाउन टूवर्ड्स द पैसिफिक, down south towards Indo-Pacific region, and started engaging with Indonesian Navy. So Indonesia now do something called Indonesia Corpat or Coordinated Patrol. So as part of this, India is now trying to go towards the South Pacific Ocean towards Australia, because Indonesia के बाद obviously वो Australian water चालू हो जाते हैं. Australia is another powerful country, so Australia says I'll control that water. So after bottom of Indonesia, Australia will control above of Indonesia. India wants to control. Part of this, India and Indonesia are doing the 36 Corpat, and good exercises. India has so much of waters towards Lakshadweep, towards Andaman and Nicobar Islands, and all the Indian Ocean territory below that. So, and in Arabian Sea extending all the way till Africa and towards Middle East. So huge economic potential for India in the sea. So that was it. Those were the top articles which popped up last week and I wanted to share with you. इसके अलावा 2 questions, 2 होमवर्क के पॉइंट मैंने आपको दे दिए. मेक्सिको के बारे में, मेक्सिको की कैपिटल और करेंसी, और हमारे 3 डिफेंस हेड्स एंड द कंबाइंड डिफेंस हेड, उनके नाम पता करना. अपार्ट फ्रॉम दैट 4 more questions for you for preparation. So please answer all of them. Put it in the comments. You know I look at those comments, I respond. अगर सही है गलत है मैं आपको उसका आंसर भी देता हूँ. एंड प्लीज़ डू शेयर आपके CBSE के रिजल्ट कैसे रहे. आई वुड लव टू रीड them in the comments and I love interacting with you. I'll see you guys next week. Until then, bye from my side. Happy preparations and all the best for your upcoming entrances. See you. Bye.